नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम सॉल्व करेंगे यूकेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये पेपर है एफआरओ प्री 2021 का, यानी कि वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 का प्री पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। और हमने प्रयास किया है कि हम उत्तराखंड में जितनी भी परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई हैं सभी को हल करने का प्रयास करें। तो बाकी जो हमने अन्य पेपर सॉल्व किए हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न है, पहला, राज्यसभा के सदस्य की अवधि के लिए चुने जाते हैं, यानी कि किस अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं राज्यसभा के सदस्य जो हैं 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है दूसरा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 326 जो है वयस्क मताधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा आदेश अवैध रूप से निरोध किए जाने के मामले में जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो आदेश है, अवैध रूप से अगर किसी को बंदी बना लिया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों के लिए कितने विषय सूचीबद्ध किए गए हैं। देखिए, पंचायती राज की जो अनुसूची है 11वीं, वो आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई और उसके अंतर्गत 29 विषयों को पंचायतों के लिए सूचीबद्ध किया गया। डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो होती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन करता है। तो आप जानते हैं जो भारत सरकार के या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो राज्य के कर्तव्यों के संबंध में है, जो 36 से 51 तक मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल 36 से 51 तक इन्हीं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए राज्य के उत्तरदायित्व का वर्णन है। सातवां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पर संसद के किसी सदन के कितने सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर जब महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो ये केवल एक कारण से, जिसका रीजन है संविधान का अतिक्रमण। संविधान का अतिक्रमण पाए जाने पर संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। और ये जो महाभियोग का प्रस्ताव है उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में है, यानी कि 61वें अनुच्छेद में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लाया जाएगा तो 14 दिन पूर्व उसको सूचित किया जाना उनको आवश्यक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, पंचायती राज की जो समितियां हैं इनको डिटेल में मैंने एक वीडियो में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, कालानुक्रम में लगाने से पहले सभी के वर्ष देख लेते हैं, कौन सी कमेटी जो है या समिति जो है कब गठित हुई थी। GVK राव समिति 1985, LM सिंघवी समिति 1986, बलवंत राय मेहता समिति सभी जानते हैं 1957 और अशोक मेहता समिति जो है 1977 में गठित की गई थी। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता सभी जानते हैं। तीसरा जो ऑप्शन होगा सबसे पहले होगा, तो तीसरा ऑप्शन सबसे पहले केवल सी ऑप्शन में है। उसके बाद तीसरा पहले हो गया, उसके बाद चौथा ऑप्शन, फिर पहला, फिर दूसरा। तो ये ऑप्शन जो है सी में है, तो सी सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न 9वां है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो राज्यपाल को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 213 या 213 के अनुसार है, और यह अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? 10वां प्रश्न है, इसका आंसर जो है बी है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 11वां प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान में विधि का शासन निम्न में से किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए, विधि का शासन जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में निहित है। जो मौलिक अधिकार है उन्हीं के अंतर्गत समानता के अधिकार में विधि के शासन को अनुच्छेद 14 में निहित किया गया है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से कौन सा संवैधानिक संशोधन जो है भारत में मतदान की आयु को कम करने से संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन जो है 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में लाया गया था, और इस संशोधन के माध्यम से मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था। भारत में मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहां पर है? 13वां प्रश्न है, तो यह है जोधपुर में। भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंध्र प्रदेश जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है दिए गए राज्यों में। निम्न वर्षों में किसमें भारत के राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1953, 1956, 1957 और 1960। तो इसका जो आंसर है वो है ए, 1953। भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित करने के लिए 1953 में सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत में प्रथम राज्य है जो अपने सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सकल पर्यावरण उत्पाद का भी उपयोग करेगा? 16वां प्रश्न है, इसका आंसर सी है, उस समय का करंट अफेयर है 2021 का। 17वां प्रश्न है, 6 फरवरी 2018 को निर्गत भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत है? तो इसका जो आंसर है, जो वनों की स्थिति रिपोर्ट 2017 थी उसके अनुसार 21.54% इसका आंसर है। लेकिन जो नई रिपोर्ट है 2021 की, उसके अनुसार जो आंसर होगा वो होगा 24.62%। तो उस समय के अनुसार ये आंसर सी सही है। 18वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं पाई जाती है? देखिए 18वां प्रश्न है, ये प्रश्न में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। देखिए 4 राज्य हैं, एक नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो 2 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें एससी की जनसंख्या नहीं है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या नहीं है। तो दोनों ऑप्शन दिए हैं, तो दोनों ऑप्शन जो है सही नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये आंसर गलत है। इसके 2 उत्तर हो जाएंगे इस प्रश्न के, क्योंकि 2 उत्तर कभी भी एग्जाम में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है 19वां, भारत में जनसंख्या विस्फोट संबद्ध है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब यह है कि उच्च जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है, उसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई जो है 7,516.6 किलोमीटर है।
21वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है झरिया, जो झारखंड में है। 22वां प्रश्न है, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत IWAI एक संवैधानिक संस्था के रूप में अब 27 अक्टूबर 1986 को गठित हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है IWAI का नोएडा में है, नोएडा यूपी। अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे? तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति जो थे वो थे काका साहेब कालेकर। चलिए 24वें प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। चौबीसवां प्रश्न आ गया आपके सामने। ये उस समय का करंट अफेयर है 2021 का। नजला बाडेन रमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित हुई है? तो 24वें का आंसर डी है। पर्यावरण संस्था लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट लाइफ को किस अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड मिला है इस संस्था को, ये 2021 में मिला था, उस समय का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने हरा भरा नाम से ड्रोन आधारित वन रोपण परियोजना शुरू की है? तो ये तेलंगाना ने की है 2021 में, उस समय का करंट अफेयर है। विश्व डाक टिकट प्रदर्शनी निपॉन 2021 कहाँ आयोजित की गई? तो उस समय का करंट अफेयर है, जापान में हुई थी उस समय। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक जो है वो उस समय 46वीं रैंक थी। जो नया इंडेक्स है उसमें भारत की रैंक जो है 2022 में 40वीं रैंक हो गई है भारत की, ये हो गई है आपकी 2022 में। चलिए अगला प्रश्न है, FSSAI के तीसरे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा भारतीय राज्य जो है वो शीर्ष पर है? यानी कि इस जो सूचकांक है उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उस समय गुजरात राज्य शीर्ष पर था FSSAI की खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में। और जो वर्तमान में जो ये तीसरी रिपोर्ट है, 5वीं रिपोर्ट में जो हाल ही में जारी हुई है उसमें केरला जो है, केरला जो है वो शीर्ष पे है। ये रिपोर्ट जून में जारी हुई थी। अगला प्रश्न, ई वेस्ट से निपटने के लिए IIT मद्रास द्वारा विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? 30वें का ए आंसर है ई सोर्स, उस समय का करंट अफेयर है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया FI इंडेक्स संबंधित है। तो FI इंडेक्स जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन से संबंधित है, सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर बन गया है? तो उस समय का करंट अफेयर ये है, भुवनेश्वर इसका आंसर है। अगला प्रश्न, स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के विपणन के लिए आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ब्रांड का क्या नाम है? तो 33वें का सोन चिरैया है आंसर, उस समय का करंट अफेयर है। अगला प्रश्न 34वां, पर्यावरण प्रभाव आकलन ई एनवायरमेंट से संबंधित एक साधन है, इसका इंग्लिश हम फॉर्म देख लेते हैं क्या है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि पर्यावरण प्रभाव आकलन, क्योंकि शुद्ध हिंदी में पढ़ना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इज ए प्लानिंग टूल टू ए इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंटल कंसर्न इन टू द डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेज ऑफ प्लानिंग व्हेन वाज इट फर्स्ट यूज इन इंडिया विथ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ETC। तो ये इंग्लिश रूपांतरण है, अब इसका हिंदी देखते हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन एक नियोजन यंत्र साधन है जो नियोजन के प्रारंभिक चरण से विकासशील प्रक्रिया में पर्यावरण के मुद्दों को समाहित करता है। नदी घाटी परियोजना आदि हेतु भारत में यह प्रथम बार कब उपयोग में लाया गया? तो ये प्रथम बार भारत में लाया गया 1978 में, 20 का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां,
सुनील लुल्ला के इस्तीफे के बाद ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? उस समय का करंट अफेयर है, बी इसका आंसर है नकुल चोपड़ा। 36वां प्रश्न है, कारीगरों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने एक ऑनलाइन पोर्टल माई ई हॉट लॉन्च किया है? उस समय का करंट अफेयर है, एचसीएल फाउंडेशन ने ये पोर्टल लॉन्च किया था। 37वां प्रश्न है, जून 2021 में माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो उस समय सत्य नाडेला को नियुक्त किया गया था। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उस समय का करंट अफेयर है, इसका आंसर बी है आंध्र प्रदेश। भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति का नाम बताइए। उत्तराखंड से जो एकमात्र विभूति जिनको भारत रत्न मिला है वह है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलीनीकरण किस वर्ष में हुआ? तो केवल वर्ष पूछा गया है, तो 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में टिहरी रियासत को मिलाया गया। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी जो है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, काली नदी जो है उत्तराखंड में बहाव को देखें तो उत्तराखंड में के बहाव के संदर्भ में काली नदी जो है उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी है। रम्माण को किस वर्ष विश्व विरासत घोषित किया गया? रम्माण जो है विश्व विरासत 2011 में घोषित किया गया। बी इसका आंसर हो जाएगा। 42वें का बी नहीं, 42वें का आंसर जो होगा 2009 होगा। मिस्टेक हो गई है, इसको हमने करेक्ट कर लिया है। 42वें का आंसर ए होगा। रम्माण को 2009 में विश्व विरासत घोषित किया गया है। अगला प्रश्न 43वें का, गणिका नाटक के लेखक कौन थे? गणिका नाटक जो है इसके लेखक चित्रकार मौलाराम थे। अगला प्रश्न, अवतार सिंह पंवार प्रसिद्ध हैं एक, ये मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न 45वां, नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए? तो इनकी शहीद होने की तिथि पूछी गई है। इसका आंसर जो हो जाएगा 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी जो है शहीद हुए थे। अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किए गए सुरक्षित शहरों के सूचकांक 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? उस समय का करंट अफेयर है, कोपेनहेगन इसका आंसर है। 47वां प्रश्न देखते हैं। चलिए 47वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद कौन थे? तो 47वें में प्रफुल्ल चंद्र पंत इसका आंसर है। उत्तराखंड के प्रथम न्यायविद थे जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे। इनका जन्म जो है पिथौरागढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है 48वां, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के ने सबसे पहले किस नदी को जीवित प्राणी का दर्जा दिया? ये प्रश्न शायद पहले भी कभी पूछा गया है। इसका आंसर है गंगा। पुरौला में उत्खनित यज्ञ वेदिका स्थल पर किस वंश से संबंधित तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो ये सिक्के जो हैं कुलिंद वंश के इतिहास का एक स्रोत भी है। अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, चत्रेश्वर प्रकार, अलग अलग प्रकार की जो कुलिंद वंश की के सिक्के हैं वो उत्तराखंड में प्राप्त हुए हैं। पुरोला उत्तरकाशी में कुलिंद वंश से संबंधित तांबे का सिक्का जो है प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए, कालसी का शिलालेख जो है अशोककालीन शिलालेख है, तो ये सबसे पुराना है। मौर्यकालीन शिलालेख। अगला प्रश्न है 51वां, उत्तराखंड के किस जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आप जानते हैं चमोली का क्षेत्रफल जो है सर्वाधिक है, 8030 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। 52वां प्रश्न है, पुरस्कृत फिल्म देवभूमि का निर्देशन किसने किया था? तो गोरान पैस्केलेविच ने इसका निर्देशन या डायरेक्शन किया था। 53वां प्रश्न है, उत्तराखंड में विकास खंडों की संख्या कितनी है? तो 95 विकास खंड है उत्तराखंड में। निम्नांकित में से कौन एक खिलाड़ी उत्तराखंड से नहीं है? तो 54वां प्रश्न है, जसपाल राणा निशानेबाज हैं, उन्मुक्त चंद क्रिकेटर, ऋषभ पंत क्रिकेटर और ललित उपाध्याय जो है
वो उत्तराखंड से नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वन्यजीव विहार हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? 55वें का आंसर जो है गोविंद वन्यजीव विहार हो जाएगा। दिए गए वन्यजीव विहारों में गोविंद वन्यजीव विहार जो है वो हिम तेंदुओं के लिए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये उत्तरकाशी में है। 56वां प्रश्न है, हेली नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। 57वां प्रश्न है, निम्न में से किस ताल में मानव कंकाल पाए जाते हैं? रूप कुंड में मानव कंकाल पाए जाते हैं। उत्तराखंड में वनराजी जनजाति की जनपद में निवास करती है। वनराजी जो है वो पिथौरागढ़ जनपद में निवास करती है। रम्माण किस वर्ष नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में झांकी का हिस्सा रही? तो इसका जो आंसर है वो है 2016 में रम्माण जो है गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी का हिस्सा रही। उत्तराखंड की झांकी से संबंधित हमारा वीडियो एक अलग से है। उसमें हमने उत्तराखंड की झांकी जो गठन से लेके अब तक जितने भी उत्तराखंड की झांकियां हैं उनको हमने एक अलग से वीडियो में लिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। उसमें आप उत्तराखंड की आज तक की सभी झांकियों को पढ़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। उत्तराखंड राज्य का सबसे लंबा हिमनद पूछ रहा है। तो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा लंबा हिमनद जो है वो है गंगोत्री हिमनद, जो उत्तरकाशी जनपद में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान या नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, नीम इसे कहा जाता है, ये है उत्तरकाशी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन पुरुषार्थ के संपादक थे? 62वें का बी, गिरजा दत्त नैथानी पुरुषार्थ के संपादक थे। उत्तराखंड की पत्र पत्रिकाओं हेतु भी हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के उस जिले का नाम बताइए जहां कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। तो इसका आंसर जो है सी, रुद्रप्रयाग में कार्तिक स्वामी मंदिर स्थित है। 64वां प्रश्न है, होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं सरमन ओकले। इसका आंसर है उत्तराखंड का अंतिम चंद राजा कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो उत्तराखंड का अंतिम चंद राजा जो है महेंद्र चंद है। इनको गोरखों ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न आयोग ने 2-3 बार पूछ लिया है। तो आदिनाथ के नाम से अजय पाल को जाना जाता है। 67वां प्रश्न है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा? 1900 में देहरादून जो है रेल मार्ग से जुड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। 68वां प्रश्न है, खतलिंग हिमानी किस नदी का उद्गम है? तो खतलिंग ग्लेशियर से जो है भिलंगना नदी निकलती है। सी इसका आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? उत्तराखंड में खड़ी बोली के प्रथम कवि लोकरत्न पंत या गुमानी पंत थे। अगला प्रश्न 70वां, शिव प्रसाद डबराल चारण कहे जाने जाते हैं एक इतिहासकार हैं शिव प्रसाद डबराल चारण। 71वां प्रश्न है, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप जानते हैं सबसे बड़ी नंदा देवी, दूसरी कामेत है। बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस जंतु में 3 हृदय व नीला रक्त होता है? तो 3 हृदय और नीला रक्त जो होता है वो होता है ऑक्टोपस में। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित तत्वों का बढ़ता हुआ क्रम। तो स्टेनलेस स्टील जो है एक मिश्र धातु है, सभी जानते हैं। स्टेनलेस स्टील में करीबन 1.2% कार्बन होता है और उसके बाद जो होता है करीबन 10.5% इसमें क्रोमियम होता है और से जो होता है वो आयरन होता है, आयरन। तो बी इसका आंसर हो जाएगा, सबसे कम कार्बन, उसके बाद क्रोमियम, सबसे ज़्यादा आयरन। वैसे इसमें ऑप्शन देखें तो आयरन सबसे लास्ट में ही होगा क्योंकि आयरन सबसे इसमें अधिक पाया जाता है। हंसाने वाली गैस है, हंसाने वाली गैस जो है इसका आंसर डी है। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। और इसका जो
फॉर्मूला है N2O, इसको लिखा जाता है। 75वां प्रश्न है, निम्न में से कौन दाब को निरूपित करता है? दाब का मात्रक क्या है? इसका आंसर है एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। यानी कि जो, मान लीजिए इस क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लग रहा है उसको दाब कहेंगे। यानी कि बल बट्टे क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई पर, क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर, और उपरोक्त सभी संभावनाएं सही हैं। तो सभी संभावनाएं सही हैं। जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, सभी पर निर्भर करता है। 77वां प्रश्न है, अनावर्त बीजी का सबसे विकसित गण है, गण यानी कि ऑर्डर, तो वो है निटेल्स। बीज विकसित होता है। 78वां प्रश्न है, बीजांड से बीज जो है विकसित होता है। 79वां प्रश्न है, मानवों में रक्तस्राव की बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो अत्यधिक रक्तस्राव जो होता है विटामिन के की कमी से होता है। अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। 80वां प्रश्न है, दुग्ध का आंशिक निर्जीवीकरण या पाश्चुराइजेशन होता है। तो पाश्चुराइजेशन जो होता है 30 मिनट तक क्या करते हैं, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर दूध को गर्म करते हैं। इससे पाश्चुराइजेशन दूध का होता है। आंशिक निर्जीवीकरण भी कहते हैं इसको। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में काइजमेटा का निर्माण होता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेज में काइजमेटा का निर्माण होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रगति होती है, तो ये प्रोटीन्स होते हैं। निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी है? तो रैम, रोम, ये सभी प्राइमरी मेमोरीज होती हैं। तो रैम इसमें दिया गया है, रैम आंसर हो जाएगा। म्यूकर माइकोसिस रोग इसके द्वारा होता है। कोरोना के टाइम पे ये रोग काफ़ी चला था, कवक के कारण होता है, इन्फेक्शन से म्यूकर माइकोसिस रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है 85वां, हाफ बाइट कहलाती है। देखिए हाफ बाइट का मतलब होता है, एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, तो हाफ बाइट में होंगे 8/2 यानी कि 4 बिट्स। 4 बिट्स को कहा जाता है निबल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी चौथी पीढ़ी की मोबाइल की एक तकनीक है? तो चौथी पीढ़ी की मोबाइल तकनीक है LTE। आधुनिक पीढ़ी के कंप्यूटर में IC चिप्स बने होते हैं, तो इंटीग्रेटेड चिप्स जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। 88वां प्रश्न है, सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो सती प्रथा का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो एरन अभिलेख में मिला है। 89वां प्रश्न है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक नागानंद में किस बोधिसत्व का उल्लेख किया गया है? सम्राट हर्षवर्धन द्वारा जो रचित नाटक है नागानंद, उसमें जीमुतवाहन नाम के बोधिसत्व का उल्लेख किया गया है। 90वां प्रश्न है, गोडोफर्डनीज किस राजवंश का शासक था? तो वो पहलव राजवंश का शासक था। प्रश्न नंबर 91, पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कूका आंदोलन का नेतृत्व जो है पंजाब में राम सिंह ने किया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है 93वां, निम्नलिखित में से किसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया? सिकंदरा में अकबर ने अपने जीवन काल में ही अपना मकबरा बनवा दिया था, ताकि यहाँ पर इसे बनने के बाद दफनाया जाए। तो सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। क्वेश्चन नंबर 94, शिवाजी के अष्टप्रधान में निम्नलिखित में से कौन आधुनिक विशेष सचिव के समकक्ष था? तो 94 का जो होगा दब्बीर या सुमंत इसको कहा जाता था। ये वर्तमान जो विदेश सचिव है उसके समकक्ष इसको माना जाता था।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया? तो 1874 में इनको भारतीय सिविल सेवा से हटाया गया। धर्मत का युद्ध किस वर्ष हुआ? धर्मत का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 15 अप्रैल 1658 में। ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में। और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? 97वां प्रश्न है। तो लॉर्ड रीडिंग जो है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। डी इसका आंसर हो जाएगा। किस ग्रंथ की रचना संध्या कर नंदी के द्वारा की गई है? ये रामचरितम की रचना है। पालों के समय में, पाल राजाओं के समय में इसकी रचना संध्या कर नंदी द्वारा की थी। 99वां प्रश्न है, कौन सा लोकप्रिय समाचार पत्र तमिल में प्रकाशित होता था? तो स्वदेश मिश्रम जो है वो तमिल भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ये मैंने आपको पहले ही बताया, 8 बाइट्स में, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। तो इसमें हमने 100 प्रश्न जो है आपके जनरल स्टडीज के हल कर लिए हैं एफआरओ एग्जाम 2021 के। अब जो शेष प्रश्न 50 हैं वो हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। इनको हम किसी अन्य वीडियो में हल करने का प्रयास करेंगे। गणित के प्रश्न हैं, समझाने में थोड़ा समय लग सकता है। तो ये जो 100 प्रश्न थे वो आपके जनरल स्टडीज के थे, जो अक्सर रिपीट भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ प्रश्न जो हैं रिपीट भी होते हैं प्री एग्जाम्स के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसमें जाके आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। और शेष कुछ अच्छे वीडियोस हमने आगामी परीक्षाओं के लिए आपके बना के रखे हैं, अगर आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम्स में लाभ मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।